वेलकम टू टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग पर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है, प्रभावित करती है लर्निंग को। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो सबसे पहले ये मैंने फ़्लो चार्ट बनाया है। बीएड में और डीएलएड में हमें ये फ़्लो चार्ट बनाने के बहुत नंबर मिलते हैं। इसको फिर एक एक पॉइंट को इसको एक्सप्लेन करना होता है एक एक दो लाइन में। तो हम अपने फैक्टर देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिज़िकल फैक्टर कि जैसे अगर फिज़िकल बच्चा अच्छा होगा तो उसकी लर्निंग जो हो अच्छी होगी। उसके इमोशन में आ जाता है कि अगर हम इमोशनली फिट है तो हमारा जो फोकस होगा पढ़ाई पे ज़्यादा होगा। मीडिया इन्फ्लुएंस लर्निंग पे, मीडिया भी हमारा प्रभावित करती है, हम मीडिया से भी सीखते हैं। रिलेशनशिप विद टीचर, पेरेंट एंड पेयर, और हमारा रिलेशन हमारे टीचर्स वगैरह के साथ अगर अच्छा होता है तो लर्निंग हमारी अच्छी होती है। लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट डिपेंड मैनी फैक्टर। जो लर्निंग है वो और भी फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो जो मेन फैक्टर हमारे हैं वो देख लेते हैं। फैक्टर बिलोंगिंग टू लर्नर, जो भी सीखने वाला है जो उससे बिलोंग करता है। फैक्टर बिलोंगिंग टू टीचर, हम देखेंगे कि टीचर से क्या क्या फैक्टर बिलोंग कर सकते हैं। और हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर कि हमें कैसा माहौल मिलता है। ये जो हेडिंग है हमको ये याद रहनी चाहिए, अंदर का हम खुद भी लिख सकते हैं। चाइल्ड एज ए सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ एनी लर्निंग एक्टिविटी, कोई सी भी लर्निंग एक्टिविटी हो, चाइल्ड क्या है, सेंटर है, में है। द एक्टिविटी बेस्ड एंड कैरिड ऑन अकाउंट ऑफ चाइल्ड नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, इंडिविजुअलिटी, etc। जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए वो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, उसे किस में इंटरेस्ट आता है और कैसी उसको ज़रूरत है। उसकी इंटेलिजेंस इज़ अ मेन फैक्टर ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट लर्न विद द एज। हमने ये पढ़ा कि जो स्टूडेंट है, साइकोलॉजी से पढ़ा है, पियाजे की थ्योरी, कि किससे सीखता है बच्चा, एज के साथ साथ सीखता है। क्योंकि हम अगर 6th क्लास का बच्चा है उसे 10th क्लास का तो नहीं पढ़ा सकते, उसका जो माइंड डेवलप होगा उसके हिसाब से हम उसको पढ़ाएंगे एज के साथ। तो जब एज के साथ बच्चा सीखता है तो उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ रेडीनेस, कि अब बच्चा सीखने के लिए तैयार है। गाइडेंस एक फैक्टर आता है, गाइडेंस। अगर बच्चे को गाइडेंस अच्छी मिली हुई होगी तो वो क्या, उसकी लर्निंग अच्छी होगी, उसे पता होगा कि मुझे इस स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप करना है। अ टीचर थ्रू हिज गाइडेंस कैन सेव हिज स्टूडेंट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड टाइम, बिकॉज व्हेन वी लर्न वी डोंट ट्रायल एंड एरर। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमसे क्या होती है, गलतियाँ होती है, और उन गलतियों की वजह से क्या हो जाता है, बच्चा हिम्मत हार जाता है। तो कह रहे हैं अगर गाइडेंस होगा तो बच्चा जो गलतियाँ करेगा वो कम करेगा, और अगर गलतियाँ कम होगी तो वो उसकी हिम्मत जो इतनी नहीं टूटने की। फ्रस्ट्रेशन एंड टाइम, और बच्चे का टाइम भी सेफ होगा अगर टीचर उसको थोड़ा गाइड कर देगा। In the initial stage of a learning, a limited amount of guidance can help the student avoid unnecessary error। तो जो फालतू की गलतियाँ हैं बच्चा गाइडेंस के हेल्प से वो नहीं करेगा। अब इसमें बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसके बारे में कि अगर बच्चे को जो बैकग्राउंड अच्छा मिलेगा, पेरेंट्स पढ़े लिखे मिलेंगे, तो क्या उसकी लर्निंग में इससे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसमें भी एक दो पॉइंट लिख लेना आप। हेल्थ स्टेटस ऑफ चाइल्ड, कि अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, वो मेंटली फिट होगा, वो फिज़िकली फिट होगा, तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। मान लिया कोई बच्चा फिज़िकली फिट नहीं है, उसके कोई पेन है, तो उसका माइंड जो होगा प्रॉपर स्टडी में नहीं लग पाएगा। और मोटिवेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लर्निंग में। ये हमें प्रेरित करता है किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए। तो जो मोटिवेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे भी इसके बारे में एक दो लाइन लिख देना। हमने भी पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो होता है हमारा फैक्टर बिलोंगिंग टू द लर्नर। अब हम टीचर से पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर है जो टीचर से बिलोंगिंग करते हैं। ये हमारा आ गया फैक्टर बिलोंगिंग टू द टीचर। ये फ्लो चार्ट बनाया हमने,
ये जो फ्लो चार्ट है इसको एक एक पहले तो ऐसे बना देना है हमें, फिर हेडिंग डाल के एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर में आता है। 5 नंबर में आता है तो थोड़ा सा ही चल जाएगा, लेकिन अगर ये 15 या 16 में आया तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कि मतलब अगर टीचर का अपने नॉलेज की सब्जेक्ट की नॉलेज है तो वो अच्छा पढ़ाएगा। टीचर बिहेवियर, नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, टीचर का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे उनसे अच्छा सीख पाएंगे। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में आ जाता है कि उसे पता होना चाहिए कि बच्चा कैसा कैसा बिहेव करेगा किस एज में अपनी, और अगर उसे समझ में नहीं आया तो वो कैसी रिएक्शन दिखाएगा, और बच्चों को कैसे हमें सिखाना है। तो ये है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, उसको होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग मेथड है उसको टीचर्स को काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे आने चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड से सब बच्चों को हम नहीं सिखा सकते। हमें पता है जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे को कुछ सीखने की अलग पावर होती है, तो इसलिए हमें काफ़ी सारे मेथड आने चाहिए। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि टीचर को पता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं कि जैसे 2 पर्सन हैं तो उनके वो सेम नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है तो कोई स्टडी में, इस तरह। तो टीचर को हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस का पता होना चाहिए और उनकी कदर करे। ये नहीं कि वो बच्चे का अगर मैथ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते तो उसको बुरा कहना शुरू कर दे कि अच्छा नहीं है। हो सकता है फिर वो दूसरे फील्ड में अच्छा हो। तो टीचर को नॉलेज होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस की। पर्सनैलिटी, एक टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चे उनको अच्छे से सुने। नो एम्फेसिस ऑन करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर टीचर जोर नहीं देगा हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो यहाँ पे भी बच्चे के डेवलपमेंट में कमी रह जाएगी। नैरो करिकुलम अप्रोच, जो करिकुलम अप्रोच है वो टीचर्स की नैरो नहीं होना चाहिए। हमने 3 पढ़ा था। लर्नर, हमारा लर्नर पे हमारी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्ट करेगी टीचर की वजह से। और थर्ड था हमारा लास्ट कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमने पढ़ा कि जो हमारी लर्निंग है, जो सीखेगा स्टूडेंट उससे इफ़ेक्ट प्रभावित हो सकती है और टीचर से। एंड लास्ट हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर 2 चीज़ से मिलकर बना है, हेरिडिटी जो बच्चे को पेरेंट्स से मिलती है, और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी, अ चाइल्ड ऑफ ब्राइट पेरेंट टेंड टू बी अ ब्राइट एंड द चिल्ड्रन ऑफ इन्फीरियर पेरेंट आर ऑफन इन्फीरियर। हम कहते हैं कि देखने को भी मिलता है अगर किसी के पेरेंट्स इन IQ लेवल उनका अच्छा होता है तो मोस्टली बच्चे भी उनके तेज़ होते हैं, और अगर पेरेंट्स उनके इन्फीरियर हो गए, ज़्यादा कहेंगे हम जैसे कि ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होगे तो बच्चे भी नहीं होते। किसी किसी केस में हो जाता है कि बच्चे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होता। अ हेरिडिटी ऑफ अ चाइल्ड इज़ नॉट solely determined by his intermediate parent but also all his forefather and ancestor। ये कह रहे हैं कि जो हेरिडिटी है वो सिर्फ हमें पेरेंट्स से ही नहीं मिलती। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, हमारे दादा परदादी, जो जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता, उनके भी जो उनसे भी हमें हेरिडिटी मिलती है। जिसे हमने मोस्टली सुना होगा, बहुत से बच्चे जो होते हैं अपने दादा पे चले जाते हैं बल्कि उन्होंने कभी दादा को देखा नहीं। तो कैसे? वो हेरिडिटी की वजह से, फादर से जो जीन उनके दादा के आए। अब आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा फैक्टर डालता है? इन्वायरमेंट नॉट फिजिकली सराउंडिंग बट ऑल्सो पीपल अराउंड अस। कि इन्वायरमेंट यही नहीं है जो हमारे चारों ओर का वातावरण, ऑल्सो सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। अब इसमें हम इन्वायरमेंट में और भी अपनी साइड से काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अगर हम इसी को समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंट जो है सिर्फ हमारा फिज़िकल सराउंडिंग ही नहीं है, वो पीपल जो हमारे आसपास रहते हैं वो भी, हमारे सोशल कस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर, एजुकेशन, ट्रेनिंग। मान लीजिए जैसे अगर हम अच्छी ट्रेनिंग लिए हम तो हमारी लर्निंग अच्छी होगी। जो हम जिन लोगों के बीच में रहे हैं वो अच्छे हैं तो हमारी लर्निंग भी क्या होगी? अच्छी होगी। अगर हमें ऐसा फ्रेंड्स मिल जाए जो पढ़े ना,
जो हमको भी पढ़ने से रोके, मत पढ़ो ये वो, तो ये सब इन्वायरमेंट में आ जाएगा। मतलब हमें जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं मिला है। हमारे ट्रेडिशंस वगैरह, हमारा जो कल्चर होता है वो भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है।